नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपने बात चल रही थी तंत्रिका तंत्र के बारे में। उनके अपन ने 2 वीडियो पूरे कर लिए थे। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र है, मानव की ग्रंथियां हैं, ग्लैंड है, ग्लैंड के बारे में बात करेंगे कि मानव के शरीर के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मुख्यतः अपने तंत्रों के अंदर बात करें दोस्तों, तो तंत्रिका तंत्र वे ग्रंथियों वाला तंत्र है। अंतःस्रावी तंत्र ये मुख्य रूप से शरीर के आंतरिक नियमन के लिए उत्तरदायित्व होता है। उसमें से अपना तंत्रिका तंत्र हो गया था। आज अपन अध्ययन करेंगे वो मानव की ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शरीर के अंदर आंतरिक जो भी नियमन होता है वो ग्रंथियों के द्वारा होता है। जैसे भोजन का पाचन है, पसीने का आना है, रोते समय आंसू आते हैं, या अपन कोई कार्य करते हैं, उस प्रेरित करने के लिए जो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में बनता है वो ग्रंथियों के द्वारा बनता है। तो अपन बात करते हैं ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले आती मानव शरीर की ग्रंथियों का अपन अध्ययन करेंगे। ग्लैंड, मानव शरीर की जो ग्लैंड है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, मानव शरीर के अंदर जो ग्लैंड है, ग्रंथियां हैं, वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। पहली अपने ग्रंथि आती है वो है बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्राव का मतलब होता है, नाम से चल रहा है कि बहि यानी बाहर स्त्राव, ऐसा नहीं है। 1-2 ग्रंथियां हैं जो बाहर स्त्राव करेगी, बाकी आंतरिक स्त्राव वाली भी हैं। अंतर है कुछ मैं बताऊंगा। एंडोक्राइनो ग्लैंड, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्रंथि, और एक है मिश्रित ग्रंथि। मुख्यतः अपने शरीर के अंदर बात करें तो दोस्तों 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं: बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अब मैं बात करूं दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथि हैं, इसके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ निकलेगा, जो जिस पदार्थ का स्त्राव होगा, जो रासायनिक पदार्थ होगा, वो रासायनिक पदार्थ क्या होगा? रासायनिक पदार्थ होगा वो क्या होगा दोस्तों? इसमें हार्मोन होगा, सॉरी एंजाइम होगा। क्या होगा दोस्तों? एंजाइम होगा। रासायनिक पदार्थ होगा, वो रासायनिक पदार्थ होगा हमारे, वो क्या होगा? एंजाइम होगा, एंजाइम। दूसरी बात, इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ होगा दोस्तों, वो रासायनिक पदार्थ होगा, वो क्या होगा? हार्मोन होगा। रासायनिक पदार्थ स्त्रावित करेगी कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो तो हार्मोन होगा। बहिस्रावी ग्रंथियां जो स्त्राव करेगी वो क्या होगा? एंजाइम कहलाएगा। और जो मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि में क्या होगा? एंजाइम वे क्या होगा? हार्मोन, दोनों का क्या होगा? स्त्राव होगा। मिश्रित ग्रंथि होगी वो हार्मोन का भी स्त्राव करेगी और एंजाइम का भी स्त्राव। अब इधर देखते हैं, हार्मोन होगा, एंजाइम होगा। एंजाइम होगा वो किस प्रकार से, कौन से पदार्थों के साथ इसका विलयन होगा वो देखेंगे। तो एंजाइम होगा वो क्या होगा? नलिका युक्त, यानी मैं बात करूं इसमें नलिका पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। और इसके अंदर मैं बात करूं दोस्तों, इसके अंदर नलिका विहीन ग्रंथि होती है। अब इधर देखो, नलिका और नलिका विहीन का मतलब क्या होता है? जैसे बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, इसके द्वारा जो स्त्रावित पदार्थ होगा एंजाइम, वो नलिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा? शरीर के जो पाचन तंत्र वगैरह है उसके अंदर ही पहुंचेगा। अपने पाचन तंत्र में बैठा था, जैसे कुछ एंजाइम है, जैसे प्रोटीन का पाचन करने वाला, विटामिन का पाचन करने वाला, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला, ये सारे के सारे क्या है? बहिस्रावी है। नलिकाओं के माध्यम से कहाँ चले जाएंगे? शरीर के पाचन तंत्र या अन्य अंगों के। मैं कहने के बाद एक मोस्ट पॉइंट आपको बताऊं, रक्त है, रक्त के संपर्क में ये नहीं आता है। या जो एंजाइम निकलेगा बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, जो भी रासायनिक पदार्थ निकलेगा, कौन? एंजाइम। वो एंजाइम है वो क्या है? रक्त के संपर्क में नहीं आएगा। नलिकाओं के द्वारा शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाएगा, लेकिन रक्त के संपर्क में नहीं आएगा। और यहां से जो पदार्थ निकलेगा
वो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ कौन है, हार्मोन, वो कहाँ आएगा, रक्त के संपर्क में आएगा। क्या आएगा दोस्तों, रक्त के संपर्क में आएगा। हार्मोन होगा वो रक्त के साथ मिलेगा, एंजाइम कभी रक्त के साथ नहीं मिलता है, इस कारण रक्त के साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोई नलिकाएं होती है, वो नलिकाएं इस जो एंजाइम होगा, इस एंजाइम को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाएंगे। कहने का मतलब आपसे पूछा जाए कि बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ, रासायनिक पदार्थ रक्त के अंदर विलय होता है, नहीं, तो नहीं होगा, ये रक्त के अंदर नहीं होता है। अंतःस्रावी पदार्थों से जो रासायनिक पदार्थ निकलेगा कौन, हार्मोन, ये क्या होता है, रक्त के साथ विलय होता है। तो इस प्रकार से अंतर रहता है। और मिश्रित ग्रंथि है, इस मिश्रित ग्रंथि के द्वारा क्या होता है दोस्तों, एंजाइमों का भी निर्माण होता है और हार्मोन का भी निर्माण होता है। तो इसमें दोनों बनते हैं। ग्रंथियों के दो खंड होंगे, एक खंड से एंजाइम का निर्माण होगा तो एक खंड से क्या होगा, हार्मोन का निर्माण होगा। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमेशा क्या है, हार्मोन का ही निर्माण होगा, और बहिःस्रावी ग्रंथियों से हमेशा क्या होगा, एंजाइम का ही निर्माण होगा। ये मुख्यतः बात रहती है। अब अपन बात करते हैं कि बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो बहिःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। जैसे मैं बात करूं, लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि। अब जैसे लार ग्रंथि है, ये भी जो इसका स्त्रावित लार होगा वो कहाँ मिलता है, भोजन के साथ मिलेगा। अब दूसरी आसु ग्रंथि है, जो आसु है, आसु ग्रंथि, आसु ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आंख के अंदर होती है। यहां पर जो पदार्थ होगा, त्रिवेय पदार्थ, वो कहाँ आएगा, आंख के द्वारा बाहर आएगा। कान के अंदर भी एंजाइम का निर्माण होता है, वो भी कहाँ है, बाहर आता है, रक्त के साथ थोड़ा ही मिलता है। उसके साथ साथ अपन बात करें, पाचन एंजाइम है, पाचन एंजाइम, पाचन एंजाइम, पाचन एंजाइम जितने भी है, लाइपेज है, रेनिन है, ट्रेप्सिन है, जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, बहिःस्रावी हैं। भोजन के पाचन में सहायक होने वाले जितने भी एंजाइम है वो सारा का सारा बहिःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। उसके साथ साथ जैसे यकृत ग्रंथि है, ये भी क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि है। और अग्नाशय आ जाएगी मिश्रित ग्रंथि के अंदर। उसके बाद अपन देखें स्वेद ग्रंथि है, ये भी क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि है, बाह्य स्त्राव करती है। कभी भी स्वेद ग्रंथियों से निकलने वाला स्वेद पदार्थ होता है वो कभी रक्त के साथ नहीं मिलता है, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, बुनरल ग्रंथियां हैं, जो अमाशय आंत की भित्तियों में पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां हैं, अमाशय के पास होती है। ये सारी की सारी क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथियां है दोस्तों। अब अपन बात करें राजा, हार्मोन जो निकलता है वो कौन कौन सी ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है वो अपन बात करते हैं। अब देखो यहां पर एक शब्द आया है दोस्तों, ध्यान रखना, एंजाइम। एंजाइम के बारे में कई बार पूछा जाता है कि एंजाइम होता है, इस एंजाइम की सर्वप्रथम खोज कब की गई थी। अब तो एंजाइम के अंदर बात करें दोस्तों, तो मैं एंजाइम के अंदर बात करूं तो एंजाइम की जो खोज है वो तो वुल्कर ने की थी। किसने की थी दोस्तों, वुल्कर ने, वुल्कर ने तो इसकी क्या की थी, खोज। और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कुने, कुने ने इसका क्या किया था दोस्तों, नामकरण। नामकरण किसने किया था, कुने ने। मैं बात करूं यहां, मैं बात करूं दोस्तों एंजाइम, और एक मैं बात करूं हार्मोन की। हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन ये कहां से निकलता है, बहिःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, और ये निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। ये तो अपन ने पढ़ लिया था, ये बहिःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। अब इसके कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर ये पूछा जाता है, एक तो इसकी खोज किसने की, क्या पूछा जाता है, खोज की थी, वो थी वुल्कर। किसने की थी राजा, वुल्कर ने एंजाइम की खोज की थी सिर्फ। उसके बाद आता है इसका नामकरण किया गया था, एंजाइम नाम दिया था, वो दिया था किसने, कुने ने। किसने दिया था दोस्तों, कुने ने। नामकरण तो किसने किया, कुने ने। खोज किसने की, वुल्कर ने। ये इसकी खोज की गई थी। अब उसके बाद आता है कि ये एंजाइम है, ये एंजाइम किसका बना होता है, इसका निर्माण किससे होता है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है दोस्तों, वो किससे होता है, प्रोटीन से होता है। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कौन, एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब अपन बात करते हैं हार्मोन की।
हार्मोन की खोज किसने की? इसका नामकरण और खोज एक वैज्ञानिक ने ही की थी, उसका नाम है दोस्तों क्या? स्टारलिंग। स्टारलिंग एक वैज्ञानिक है, उसने स्टारलिंग ने क्या की थी? इसकी खोज की गई थी, स्टारलिंग ने खोज की थी। एक बात आती है कि सर्वप्रथम, ये कई बार पूछा गया, सर्वप्रथम हार्मोन था वो कौन सा निर्मित हुआ? सर्वप्रथम हार्मोन कौन सा बनाया गया था दोस्तों? तो उसकी आती है, तो वो उसका हार्मोन का नाम है सिक्रीटिन हार्मोन है, ये सर्वप्रथम बनाया गया था। सबसे पहले बनने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन हार्मोन है, वो सबसे पहले बना था। उसके बाद आता है कि इस हार्मोन का निर्माण होता है दोस्तों, वो निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है, वो तो होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है कौन? हार्मोन बना होता है। एक अपवाद आता है, अपवाद आता है, जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम हार्मोन है, वो किससे बना होता है? आरएनए से बना होता है, आरएनए से बना होता है कौन? राइबोसोम। बाकी जितने भी है वो किससे? हार्मोन किससे? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट व एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। एंजाइम है वो किससे मिलकर बना होता है? एंजाइम मिलकर बना होता है प्रोटीन का होता है। इनमें से देखा जाए दोस्तों, एंजाइम की तुलना में हार्मोन होता है वो भारी शर्करा होती है और एंजाइम हल्की शर्करा के बने होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? एंजाइम, और इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, एंजाइम की खोज करता, हार्मोन की खोज करता, एंजाइम किससे बना होता है, हार्मोन किससे बना होता है, और सर्वप्रथम हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से नहीं बना होता है, किससे? आरएनए से शरीर के अंदर निर्मित होता है। अपन पढ़ेंगे शरीर के अंदर कहाँ निर्मित होता है वो आगे वाले में। तो आगे देखते हैं, ये हार्मोन ग्रंथियों यानी हार्मोन का विवरण हो गया। हार्मोन में क्या होता है? कौन सी? प्रश्न यह आ सकता है कि कौन सी निम्न में से कौन सी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं? अंतःस्रावी नलिका युक्त कौन सी होती हैं? बहिस्रावी और विस्तृत ग्रंथियां जिसमें नलिका भी होती है और नलिका विहीन भी पदार्थ निकल, दो रासायनिक पदार्थ एंजाइम और हार्मोन निकलता है इनमें, और इनमें एक एक पदार्थ का निर्माण होता है। अब दोस्तों अपन देखते हैं हार्मोन किससे निकलता? अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी शरीर में प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन सी उसके बारे में अपन बात करते हैं। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? जैसे ये प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? कई प्रकार की अंतःस्रावी अपन में देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रमुख कार्य होता है शरीर को नियमन करना, शरीर का नियमन करने का काम होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों का। अपन मैं शरीर से यहाँ से स्टार्ट करूँ, सबसे ऊपर से ग्रंथि की बात करूँ तो शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितनी होती है? सबसे पहले आती हैं मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस ग्रंथि आती है। कौन सी आती है दोस्तों? सबसे पहले मैं बात करूँ तो वो ग्रंथि आती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि आती है। अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होती है? अपन पढ़ चुके हैं, मस्तिष्क के अंदर पढ़ा था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क के अंदर पढ़ा था राजा हाइपोथैलेमस। कौन से मस्तिष्क का कौन सा भाग है? हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का है, अग्र मस्तिष्क के अंदर तीन भाग है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एक था प्रमस्थ। तो ये कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। ये अग्र मस्तिष्क के भाग के अंदर क्या है? हाइपोथैलेमस पाई जाती है। उसके बाद ग्रंथि आती है मस्तिष्क के अंदर दूसरी, जो यहाँ है, जो शिव जी की आंख देखी हुई है ना, तीसरी आंख, वहां पाई जाती है। उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पिनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ये रही, उसे क्या कहा जाता है? पिनियल ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पिनियल ग्रंथि कहा जाता है। पिनियल ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद पिनियल ग्रंथि कहाँ है? यहाँ है, यहाँ ही इसके नीचे की साइड यहाँ पाई जाती है। प्यूज ग्रंथि भी पाई जाती है। एक तो ये हाइपोथैलेमस, उसके नीचे प्यूज ग्रंथि, पिट्यूटाइन ग्रंथि भी पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? फ्यूज ग्रंथि या पिट्यूटाइन ग्रंथि पाई जाती है। तो मस्तिष्क के अंदर कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? मुख्यतः तीन ग्रंथियां पाई जाती है। किसके अंदर? मस्तिष्क के अंदर बात करें दोस्तों तो मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क में तीन ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद बात करें तो यहाँ जाए, यहाँ पर दो ग्रंथियां होती हैं।
ये अपन को दिख रही है जब कभी गले के अंदर सूजन आ जाता है। अपन जाते हैं ना गोदारा जाति के पास, जहाँ जाते हैं वो गलगंटा मंगलिया भाई कुछ करते हैं और अपन को पानी मत करके देते हैं कि 2-3 दिन में सही हो जाएगा। तो ले थायराइड ग्रंथि का जो सूजन है उसका जीवन काल भी 3 दिन का ही है, 3-4 दिन अपने आप भी सही हो जाता है, लेकिन अपने धारणा रहती है। वो धारणा किससे संबंधित है? ये ग्रंथि है अपने पास, ये थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि। 4 नंबर पर अपन देखें थायराइड। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले के अंदर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से गलगंड रोग होता है वगैरह, वो अपन रोगों के बारे बाद में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ थाइमस आ गई, थाइमस से ऊपर यहाँ दर्शाई हुई नहीं है, ये थायराइड ग्रंथि है, इस ग्रंथि के पीछे की साइड है। अब मैं थायराइड ग्रंथि के अंदर देखूं दोस्तों, थायराइड ग्रंथि होती है वो किस आकार की होती है? एस आकार की होती है। इस प्रकार से ये एस आकार के अंदर उपस्थित रहती है। कौन? थायराइड ग्रंथि। ये एस आकार के अंदर रहती है। अब एस आकार की ग्रंथि है, उसके अपन पीछे की साइड देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ग्रंथि और पाई जाती है, यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है, फिर यहाँ एक और होती है यहाँ, यानी ये थायराइड ग्रंथि के पीछे की साइड और ग्रंथियाँ होती है, उससे अपन कहते हैं कौन सी ग्रंथि है? पैराथायराइड। कौन सी ग्रंथि है? पैराथायरॉइड ग्रंथि कहलाती है। कौन सी ग्रंथि कहलाती है दोस्तों? पैराथायरॉइड ग्रंथि कहलाती है। पैराथायरॉइड ग्रंथि एक शरीर की मात्र ऐसी ग्रंथि है जो ग्रंथि के अंदर ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि के अंदर कैसे? ये थायराइड ग्रंथि है इस आकार की, और थायराइड ग्रंथि के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैराथायराइड पाई जाती है। तो ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कौन सी है? पैराथायराइड। अब पैराथायराइड के नीचे जाएंगे, हृदय की ऊपरी साइड ये एक ग्रंथि और है। कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। यहां हो जाएगा 6 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। ये सारी की सारी दोस्तों राजा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। थाइमस के बाद अपन देखें तो यहां पर ये आ गई, कौन सी है? अग्नाशी ग्रंथि। अग्नाशी आ जाएगी। अग्नाशी के बाद अपन बात करें तो या एंडोक्राइन, या यानी अधिवक्र वाली आ जाए। एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी है? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये क्या है? विक्र है, यानी किडनी है। इस किडनी के ऊपरी भाग में यहाँ पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें पर क्या कहते हैं? ये तो क्या है? विक्र। तो आगे लगा सकते हैं अपन अधिविक्र ग्रंथि। अधिविक्र ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वक्र के ऊपर पाई जाती है। इन सारों के अपन विवरण पढ़ेंगे एक बार नाम देख लो। उसके बाद कौन सी आएंगे? ग्रंथि आ जाएगी अग्नाशय, और एक ग्रंथि आ जाएगी कौन सी? वर्षण। तो एक ग्रंथि आ जाएगी अपने पास अग्नाशय ग्रंथि, और एक ग्रंथि है वो कौन सी है? वर्षण ग्रंथि। ये टोटल अपने ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे विस्तार से अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। हाइपोथैलेमस पिनियल ग्रंथि, प्यूज ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि, और अंडाशय और वर्षण, ये प्रमुख अपने शरीर के अंदर पाई जाने वाली क्या है? ग्रंथियां है। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। उनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे हमारे। अब देखो एक एक अपन पहले अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ लेंगे, फिर अपन कौन से पढ़ेंगे आगे के? बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों वाले तंत्र को पढ़ेंगे। मानव, ये हमारे शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? और अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो तंत्र होगा उन्हें क्या कहेंगे? अंतःस्रावी तंत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र है, इसका पिता सबसे पहले खोज करता है वो कौन है? थॉमस एडिसन। कौन है दोस्तों? थॉमस एडिसन को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पिता, जनक कहा जाता है। कई बार पूछा गया है अंतःस्रावी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जा सकता है, अंतःस्रावी तंत्र का जो अध्ययन है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना था। प्रश्न पूछा जाता है अंतःस्रावी तंत्र का पिता थॉमस एडिसन को कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन होता है या थॉमस एडिसन, इतना याद रख लो। और इसका अध्ययन होता है एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक जो अपने चैप्टर है, तंत्र है, उसका मैंने अध्ययन लिखा है। जैसे
हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी होता है, कार्डियोलॉजी होता है, मैंने किसका बताया था, हृदय का बताया था। रक्त का क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का एंजियोलॉजी होता है। रक्त का क्या होता है, हेमेटोलॉजी होता है। सबका अध्ययन जो शब्द है वो आपको याद रखना है। अब हमारे शरीर के प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर अपन पढ़ेंगे ग्रंथियां कौन सी, सिर से लगाकर यहाँ धीरे धीरे नीचे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की ग्रंथि आती है दोस्तों, वो अपने पास कौन सी आती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि आती है। कौन सी आती है, हाइपोथैलेमस, हाइपोग्लैंड्स, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस है, ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। तो ये मस्तिष्क में स्थित होती हैं, और मस्तिष्क के भी कौन से भाग में, याद रखना दोस्तों, अग्र मस्तिष्क में। कहाँ होती हैं, अग्र मस्तिष्क के अंदर होती हैं। अग्र मस्तिष्क में भाग के अंदर पढ़ा था अपन ने। दूसरी, इस ग्रंथि से बनने वाला तरल पदार्थ मुक्त कारक कहलाता है, यानी मुक्त मूलक या मुक्त कारक कहलाता है। इससे बनने वाला पदार्थ होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जो हमारे शरीर है, शरीर के तापमान का, शरीर के तापमान है, इन तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम होता है। वो किसका होता है दोस्तों, तापमान को नियंत्रित करने का काम, यहां लिख देता हूं, छोड़ो, तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। शरीर के अंदर तापमान में आगे मुख्यतः तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस, आगे पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि भी ताप का नियमन करती है, वर्षण का भी कुछ ताप का नियमन करता है, वो आगे की ओर बात देखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से शरीर का तापमान का नियमन है वो किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। उसके साथ साथ इसके और भी कार्य थे दोस्तों, शरीर का तापमान। उसके बाद अपन मस्तिष्क के अंदर और पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, भूख, प्यास, निद्रा, भूख, प्यास, निद्रा। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, भूख, प्यास, निद्रा, मनोभावना, मनोभावना, प्रेम, प्यार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये सारा का सारा काम है वो किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। प्यास लगना, भूख लगना, नींद का आना, नींद के वैसे पिनियल ग्रंथि भी है, मनोभावना वाला है, प्यार है, किसी से प्यार करना वगैरह, प्रेम करना, क्रोध करना, किसी पे अपन चिल्लाते वगैरह है, ये सब किसका काम है, हाइपोथैलेमस का है। उसके बाद अपन ईर्ष्या करना किसी से, वो भी हाइपोथैलेमस। किसी से घृणा करना, किसी की निंदा करना कि वो फलानो एडो है, फलाना एडो है, वो तो उसकी बात ही क्यों करो, ये सब क्या होता है, हाइपोथैलेमस के कारण होता है। मुख्यतः ये हाइपोथैलेमस सक्रिय सबसे ज्यादा औरतों के अंदर होता है। औरतें होती है ना, औरतें एक दो तीन औरतें साथ में इकट्ठी होती है, सारी यही बात करेंगी कि अरे फलानिया के बहू की तो क्यों बात करे तुम, अरे पंखी की बहू तो रेडी है, वो गोल मटोल कर लेंगे। अब 10-15 औरतें साथ में होके कर लेगा, हाइपोथैलेमस उसका निंदा करने का काम करेगा, और बाद में क्या होगी, उसका मतलब घर भी खराब कर सकती है ये औरतें। तो उसके अंदर हाइपोथैलेमस है वो सबसे अधिक सक्रिय है। आजकल तो जो पढ़ी लिखी औरतें वो ऐसा काम नहीं करते, लेकिन पुराने समय में ज्यादा हुआ करता था, ये हाइपोथैलेमस औरतों के अंदर अधिक सक्रिय रहता था। आगे अपन देखें, ये थी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उसके बाद देखें दोस्तों, अगली ग्रंथि अपने पास आएगी, वो कौन सी है, पिनियल ग्रंथि। कौन सी है दोस्तों, पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि है वो, पिनियल ग्रंथि भी कहाँ पाई जाती है, पिनियल ग्रंथि पाई जाती है या भाग में, मध्य के भाग में पाई जाती है। दोनों आंखों के ऊपर के साइड जहां पर बिंदी लगाते हैं, भगवान को याद करते हैं उस समय बिंदी लगाते हैं, वो बिंदी किसके ऊपर लगाते हैं, पिनियल ग्रंथि के अंदर लगाते हैं। उधर देखो, ये ग्रंथि मस्तिष्क के अग्र भाग में स्थित होती है। मस्तिष्क के कौन से भाग में, अग्र भाग में स्थित होती है। मानव में ये ग्रंथि 8 से 10 वर्ष की आयु में धीरे धीरे नष्ट होकर कणों के रूप में रह जाती हैं, कणों के रूप में रह जाती हैं। ये लगभग, अपन मैं बात करूं, लगभग 17 से 18 वर्ष के
वर्ष तक पूर्ण रूप से किस में बदल जाती हैं, कणों में बदल जाती है। इस कारण दोस्तों इस ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये ग्रंथि क्या होती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु कितनी होती है, 8 से 10 वर्ष का होता है, तो धीरे धीरे ये ग्रंथि नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये ग्रंथि होगी वो क्या होगी, बच्चों के अंदर अधिक सक्रिय होगी। भैया लिखूं, जो बच्चे हैं बच्चों में अधिक सक्रिय होगी। बच्चों में क्या होगी दोस्तों, अधिक सक्रिय होगी, बच्चों में अधिक सक्रिय होगी। इसका कारण क्या होता है, इसका मुख्य मैं कार्य बताऊं, मुख्य प्रमुख से कार्य बताऊं, प्रमुख कार्य क्या है, प्रमुख कार्य बताऊं तो वो होता है समय का नियमन, समय का नियमन करने का काम होता है, वो किसका होता है, पिनियल ग्रंथि का। या उसके साथ साथ क्या आती है, निद्रा आती है, नींद आती है। वो नींद आती है वो किस कारण से आती है, पिनियल ग्रंथि के। यदि पिनियल ग्रंथि अधिक सक्रिय है दोस्तों तो नींद अधिक आएगी, आराम से नींद आती रहेगी। पिनियल ग्रंथि अधिक सक्रिय नहीं है तो अपन को नींद नहीं आएगी। यही होता है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा सोते रहते हैं। आप देखा 24 घंटे में से कम 10-15 घंटे बच्चे सोते रहेंगे। जब बच्चे 4-5 साल के होंगे और भी छोटे हैं तो अधिक सोते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होती है, उसकी नींद कम आ जाती है। जब बूढ़े में आ जाएंगे उस समय क्या होती है, कहते हैं ना व्यक्ति बूढ़े लोग के नींद नहीं आती पूरी रात, क्योंकि नींद कहाँ से आएगी, नींद नहीं आएगी राजा। इसका कारण क्या है, पिनियल ग्रंथि का सक्रियता है वो कम हो गया है। पिनियल ग्रंथि कणों के रूप में उपस्थित होगी तो नींद कहाँ से आएगी। कहते हैं ना बूढ़े लोग अपने दादाजी नानाजी बोलते हैं कि बेटा अपन को नींद नहीं आती, तो नींद कहाँ से आएगी राजा, नींद क्यों नहीं, कैसे आएगी। पिनियल ग्रंथि क्या है, सक्रिय, इसका स्त्राव है वह बहुत कम हो गया तो नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो नींद आएगी नहीं। उसके बाद ये मनुष्य के बजाय पशु पक्षियों में अधिक विकसित होती है। मानव की तुलना में पशु पक्षियों के अंदर ये ग्रंथि है वो अत्यधिक विकसित होती है। कौन सी, पिनियल ग्रंथि। एकमात्र पशु पक्षियों से जुड़ी हुई इसके अंदर एक पॉइंट है, बाकी सभी ग्रंथियों के अंदर नहीं है, सिर्फ एक ग्रंथि के पिनियल ग्रंथि में। इसमें क्या है, ये ग्रंथि है जो पशु पक्षियों के अंदर अधिक विकसित होती है। अगला, इनके अन्य कौन कौन से नाम हैं, अन्य कौन कौन से नामों से ये जानी जाती है। एक तो है आत्मा का स्थान। कौन सी है, आत्मा का स्थान या आत्मा की ग्रंथि है वो किस ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों, पिनियल ग्रंथि को। फिर है जैविक घड़ी। कौन सी घड़ी है, जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है किससे, पिनियल ग्रंथि को। अब जैविक घड़ी के नाम से क्यों जाना जाता है, इधर देखो, जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, इसका कारण है जैसे जितने भी अपने शरीर के अंदर जो चम्मे चक्र चलता है वो सारी की सारी पिनियल ग्रंथि के कारण चलता है। जैसे अपन क्या करते हैं, सुबह के समय सोते हैं, तो सोते समय क्या होता है, कभी कभी होता है अपने के सुबह जल्दी उठना है, तो जो कितने मानो अफसोस के सो जाते हो कि 5 बजे उठना है, तो एक बार अपन 5 बजे जग जाते हैं। ये जगाने का काम कौन करता है, पिनियल ग्रंथि। अब फिर उठते नहीं हैं, अपन सो जाता है कि 10 मिनट सो जाएंगे, 5 मिनट के बाद खड़े होते हैं, फिर 5 मिनट होती है, फिर 5 मिनट के फिर नींद आती है। वो तो किसका है, हाइपोथैलेमस का काम है। लेकिन एक बार अपन को संकेत देने का काम कि 5 बज गए हैं, उठना है तो उठ जाओ, ये काम किसका है, पिनियल ग्रंथि का है इतना। या किसी महिलाओं के अंदर मासिक चक्र आता है, जो महिला है, महिला में क्या आता है, मासिक चक्र आता है, इसका जो नियमन करने का काम किसका है, इस ग्रंथि का है। इसलिए इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। अपने शरीर की जो घड़ी यानी समय का चक्र है उस चक्र को नियंत्रण करने का काम किसका होता है, पिनियल ग्रंथि का होता है। फिर है तीसरी आंख भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों आंखों के मध्य यहाँ स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि कौन सी ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है, तो पिनियल ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है दोस्तों। आगे अपन देखें, इसके द्वारा हार्मोन स्त्रावित होते हैं। प्रमुखतः कितने, 2 प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं, स्त्रावित होते हैं। इनके क्या क्या कार्य अपन देखते हैं। कितने, 2 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। एक तो है मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन है वो स्त्रावित होता है। मेलेटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है, इधर देखो, मेलेटोनिक हार्मोन का काम होता है, इसने मेलेटोनिक हार्मोन से एक वर्णक मिलता है। मेलेटोनिक हार्मोन में एक वर्णक होता है जिसे अपन कहते हैं मेलेनिन। मेलेनिन
मेलेनिन क्या होता है दोस्तों, वर्णक होता है। ये मेलेनिन वर्णक का काम होता है अपनी शरीर की जो त्वचा है उस त्वचा पर फैल जाता है, त्वचा पर फैल जाता है। और त्वचा पर फैलने के कारण क्या होता है, जो त्वचा का रंग है उस रंग को क्या करता है, निर्धारित करने का काम होता है। वो किसका होता है, इस मेलेनिक वर्णक का काम होता है। और ये मेलेनिक वर्णक कार्य कब करेगा, ये करेगा कम प्रकाश में, कम प्रकाश में कार्य करता है। अब प्रकाश पर निर्भर रहता है, वो कैसे मैं आपको बता देता हूं। प्रकाश पर ये निर्भर रहता है। जैसे प्रकाश पर कैसे, मान लो प्रकाश अधिक है तो ये मेलेनिक वर्णक होगा वो अत्यधिक बनेगा, और अत्यधिक मेलेटोनिक हार्मोन का स्त्राव होगा तो मेलेनिक वर्णक अत्यधिक बनेगा, जिससे त्वचा का रंग गहरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा राजा, गहरा हो जाएगा। रंग कैसा हो जाएगा, गहरा, गहरा, यानी कह दूं मैं काला हो जाएगा, होता है ना। जैसे आपने देखा होगा जहां धूप अधिक है वहां पर लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। और यहां पर जहां पर प्रकाश कम है वहां रहते हैं लोग कैसे होते हैं, अरे गोरे होते हैं। और इसी का ही कारण है, जहां प्रकाश अधिक होगा इस हार्मोन का, मेलेनिक हार्मोन का निर्माण अधिक होगा, जिससे त्वचा का रंग काला हो जाएगा। और बालों का कालापन है ये भी किसी के कारण है, इस मेलेटोनिक हार्मोन के कारण। यहाँ जहां पर त्वचा पर कहीं काले धब्बे तिल वगैरह होते हैं ये भी कौन है, मेलेटोनिक हार्मोन के कारण ही होता है। उसके बाद देखो मैं एक हार्मोन इसमें और है, एक हार्मोन और है सेरोटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों, सेरोटोनिन हार्मोन है, एक हार्मोन और है। ये रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ने का काम करता है। इसका काम होता है रक्त वाहिनियों को सिकुड़ता है, सिकुड़ने का कार्य करता है। दाब बढ़ाने यानी सिकुड़ने का, रक्त का दाब बढ़ाने का भी कार्य करता है। और ये बच्चों के अंदर ये हार्मोन होता है, मैंने अभी बताया था अत्यधिक विकसित होता है। बच्चों के अंदर अधिक विकसित होगा तो क्या आएगी, उसको नींद आएगी, वो अधिक आएगी। नींद किस हार्मोन से, सेरोटोनिक हार्मोन के कारण। और कौन सी ग्रंथि से, आपसे ग्रंथि का नाम पूछा जाए तो पिनियल ग्रंथि, और हार्मोन है सेरोटोनिन हार्मोन, जो नींद के लिए उत्तरदायित्व होता है। इस हार्मोन अगर अधिक होगा अपने शरीर में तो नींद आती रहेगी कुंभकर्ण की तरह, और नहीं है तो अपन को नींद भी नहीं आएगी। ये मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, इसके हार्मोन हो गए। किसके, पिनियल ग्रंथि थी उसके ऊपर पढ़ लिया। अगली ग्रंथि है दोस्तों अपने पास, वो कौन सी है, अगली ग्रंथि है अपने पास वो है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में अपन दोस्तों कल अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 30 मिनट का हो गया। तो कल अपन पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। और पीयूष ग्रंथि थोड़ी बड़ी है, कहाँ पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो अपन कल अध्ययन करेंगे उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।